बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये हमारा स्टीम टेक्नोलॉजी के सिलसिले में, स्टीम प्रोडक्शन के सिलसिले में पेपर जो है वो लेक्चर नंबर 35 है। और ये जो अभी आज हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे बॉयलर स्टीम टेक्नोलॉजी पेपर का। बॉयलर स्टीम टेक्नोलॉजी का जो पेपर आया था 27/02 को, उसका ये दूसरा सवाल है। ये जो है ना वो मौजू यही है। तो सवाल का ये रकम ये है, दूसरे सवाल की, बॉयलरों में हाइड्राजीन और फास्फेट केमिकल कहाँ और क्यों फीड किए जाते हैं? दीगर इन केमिकल के फीड के तकाजे भी तहरीर करें। पहले तो हम ये सवाल को समझाते हैं कि सवाल में पूछा क्या जाता है। यानी ये सवाल में ये पूछा जाता है बॉयलरों में हाइड्राजीन और फास्फेट केमिकल क्यों डाले जाते हैं। यानी हाइड्राजीन और फास्फेट से मतलब ये है कि मोनोफास्फेट, ट्राइसोडियम फास्फेट या कोई भी फास्फेट वो क्यों डाले जाते हैं, क्या और कहाँ डाले जाते हैं, फीड किए जाते हैं। दीगर इनके तकाजे का मतलब ये है कि डालने के लिए कितनी स्ट्रेंथ यूज़ होती है, यानी कितना पतला किया जाता है ये पानी डालकर, और फिर ये प्रेशर क्या होता है, और वो इसके अलावा ये है कि ये जो है वो क्या डीरेटर में डाले जाते हैं, स्टीम ड्रम में डाले जाते हैं, या वो किसी और ट्यूब में डाले जाते हैं। तो ये तकाजे हैं, यानी वो किस किस्म का केमिकल होता है, क्या ये इसकी दीगर तकाजे हैं। तो ये उससे पहले हम ज़रा आपका तारुफ कराते हैं कि पहले हम हाइड्राजीन को लेते हैं। हाइड्राजीन केमिकल की फीड पानी में, इसका तौर पर पानी में ऑक्सीजन 0.9 ppm 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हल होती है। यानी पानी में जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल पानी जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, उसमें 0.9 ppm ऑक्सीजन हल होती है। ppm पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में से एक हिस्सा है, ये 0.9 हिस्सा, इतनी हल होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 10 ppm हल होती है, यानी इतने टेम्परेचर पर। हलशुदा ऑक्सीजन दर्जे झेल तरीके से आयरन को खा जाती है। ये जो हल हुई ऑक्सीजन है, ये आयरन के पाइपों को इस रिएक्शन के तरीके से खा जाती है। यानी 4Fe, Fe यानी आयरन का सिंबल है, जमा 2 वाटर जमा ऑक्सीजन, तो ये Fe2O3 2 वाटर, ये एक मालिक्यूल बन गया जिसमें Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड बनकर आयरन घुलता जाता है, ख़त्म होता जाता है और ज़ाय होता जाता है। ये पानी के साथ मिक्स होकर खारिज हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जब ये खारिज होता जाएगा तो जो ट्यूब या पाइप पतला होता जाएगा। कम प्रेशर बॉयलरों में हलशुदा ऑक्सीजन ख़त्म करने के लिए सोडियम सल्फेट डाला जाता है, सोडियम सल्फाइड डाला जाता है, Na2SO3 केमिकल फीड किया जाता है। ये 50 बार तक के प्रेशर के, कम प्रेशर और बॉयलरों के लिए मौजूद रहता है। इसका कीमियाई रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह होता है। ये कीमियाई रिएक्शन बताया गया है, ये कीमियाई रिएक्शन बताया गया है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये कीमियाई रिएक्शन होता है, ये कीमियाई रिएक्शन होता है। इसमें ये जो ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है 3Na2SO4 जमा 2NaOH तो जमा H2S, इसके अंदर ये जो NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम सल्फाइड है, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है जो पानी में हाल यहाँ तो थोड़ी सी वो हीट चाहिए उसकी फीड वाटर की, तो ये बन गया 3 सोडियम सल्फेट जमा 2NaOH, ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के जमा H2S बजाते खुद तेज़ाबी माहौल पैदा करती है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा तेज़ होता है माहौल। तो इसका मतलब यह है कि इसका असर कम हो जाता है, इसका असर ज़्यादा हो जाता है। तो माहौल जो पानी का वो तेज़ाबी बन जाता है। तो तेज़ाबी बनने की वजह से
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी सी कुछ ज़ायद फीड करनी पड़ती है, कुछ और फीड करनी पड़ती है ताकि वो पीएच जो है ज़्यादा हो सके, यानी पीएच 8 से ऊपर चली जाए, 8.8 के करीब हो तो माहौल की अच्छा NaOH अपना असर खो देती है, यानी ये इसके साथ रिएक्ट करके NaOH अपना असर खो देती है रिएक्शन के तहत, तो यानी इसका थोड़ा सा असर रहता है, तो वो इसको थोड़ा सा और फीड करते हैं ताकि वो H2S का असर ख़त्म हो जाए और वो जो है pH बढ़ सके। जहाँ स्टीम डायरेक्ट सोल्यूशन में फीड की जाती है, कई जगहों पर डायरेक्ट सोल्यूशन में फीड की जाती है, मसलन दूध के प्लांट है वहाँ डायरेक्ट फीड की जाती है, कुछ जो शुगर मिलों में वो स्टीम के जो है डायरेक्ट शुगर के सिरप में भी फीड की जाती है, तो वो जो है ना फीड रहे वो ये मौजूद रहता है सोडियम सल्फाइड। इसके बाद में नुकसानदेह असरात मरतब नहीं होते दूध वाले महफूज प्लांट, तो ये बात है। वो 50 बार से ज़्यादा प्रेशर प्लांट के लिए, 50 बार से अगर ज़्यादा प्रेशर हो तो ये सोडियम सल्फाइड मौजूद नहीं रहता, तो ये फिर हमें हाइड्राजीन डालनी पड़ती है, या हाइड्राजीन के अलावा दीगर केमिकल भी हैं, लेकिन क्योंकि ये सवाल में उनका जिक्र नहीं है इस वजह से हम उनका जिक्र नहीं करते। वो उनके उसमें अज़ामिना 200 है और है पता नहीं हेक्सेटॉल है, कुछ ऐसे ही है केमिकल हैं, तो वो अभी मुझे भी याद नहीं है, तो वो फीड करने पड़ता है, हाइड्राजीन का सोल्यूशन फीड किया जाता है। यानी वो ज़्यादा तेज़ रिएक्शन के लिए कैटालाइटिक हाइड्राजीन फीड किया, ज़्यादा रिएक्शन को तेज़ कराने के लिए कैटालाइटिक हाइड्राजीन फीड किया। कैटालाइटिक हाइड्राजीन ये कोबाल्ट के और कंपाउंड्स होते हैं जो इसकी वो रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, ये तेज़ी से काम दिखाता है। सोडियम वो हाइड्राजीन के रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं, हाइड्राजीन को इस तरह से ऑक्सीजन को रिमूव करती है हलशुदा को, यानी ये हाइड्राजीन है N2H4 जमा ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन बन गई, ये 2H2O। ये नाइट्रोजन तो वो फ़ज़ा में वैसे ही होती है, तो पानी में नाइट्रोजन तो हल नहीं होती, इस वजह से नाइट्रोजन निकल जाती है डीरेटर में से। डीरेटर में जो आपको पता थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करके वो निकल जाती है। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि ये जो हमने यहाँ ऊपर रिएक्शन में हमने ये दिखाया था आयरन ऑक्साइड ये वाला, ये अगर आयरन ऑक्साइड बन गया होता है, तो उससे पहले कुछ बन गया होता है, तो उसके साथ ये हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, अगर बना हुआ हो तो बन गया होता है 6Fe2O3 इसके साथ रिएक्ट करती है और ये बन जाती है 4Fe3O4, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट बना देती है और नाइट्रोजन दिखा देती है और 2 वाटर मालिक्यूल बन जाते हैं। ये मैग्नेटाइट ये मुफीद चीज़ है, मुफीद इस तरह से है कि ये स्टीम ड्रम में और इसके अलावा ट्यूबों में ये मैग्नेटाइट ये एक पेंट का काम करता है। यहाँ ये एक असूल है, वो मैं आपस में से आपको समझा देता हूँ कि जो भी केमिकल है, मसलन आयरन है, आयरन से जो Fe2O3 जो बने, तो अगर तो वो Fe2O3 वॉल्यूम में कम हो, वॉल्यूम में कम हो, यानी जो जितने आयरन लिया गया है, जो आयरन खर्च किया गया है, उससे ये टोटल वॉल्यूम में कम हो, तो वहाँ ये कायम नहीं रहता, उसके ऊपर कायम नहीं रहता, ये पानी के फ्लो के साथ ये लाइनों में खारिज हो जाता है और मज़ीद आयरन क्रोजन के लिए तैयार हो जाता है। जबकि अगर मिकदार वो वॉल्यूम के तहत ज़्यादा हो, बनी तो उसी जगह पर या जहाँ से ये आयरन से रिएक्शन हुआ है, तो वो वहाँ पक्का, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, जगह तो बनानी है, वह पक्का पेंट की तरह जम जाता है, इसको मैग्नेटाइट कहते हैं, पक्का पेंट की तरह जम जाता है। जब पेंट की तरह जम जाता है तो हीट का ये इतना बैड कंडक्टर नहीं होता, ये वो इसको स्केल नहीं बनाता, ये फिल्म बनाता है। पहले तो मैं बता दूँ स्केल क्या होती है। स्केल ये होती है 300 माइक्रोमीटर से मोटी जो चीज़ होती है वो स्केल कहलाती है। 300 माइक्रोमीटर से वो तो यानी माइक्रोमीटर का मतलब ये है 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा मोटी। अगर 300 माइक्रोमीटर से पतली स्केल हो तो उसको फिल्म कहते हैं, FILM फिल्म कहते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन मैग्नेटाइट वहाँ जम जाता है तो फर्दर वो पेंट की तरह, यहीं हमने समझो स्टीम ड्रम को अंदर से पेंट कर दिया।
जब पेंट कर दिया तो करोजन रुक गई, तो यानी वहाँ आप मज़ीद ऑक्सीजन आएगी और रिएक्ट नहीं करेगी। और इसी रिएक्शन में साथ में ये नाइट्रोजन हासिल होती है, वो जो पहले रिएक्शन की तरह निकल गई और वाटर मालिक्यूल पानी में मिल गया। इसके अलावा ये है कि जब ये जो हाइड्रोजन थोड़ी बहुत जो फालतू होती सरप्लस होती है, ये पानी में शामिल रहती है, यानी हम थोड़ी सी ज़्यादा फीड करते हैं, तो ये 518 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आप सेंटीग्रेड बना लें अगर सेंटीग्रेड की ज़रूरत है, तो इसको नाइट्रोजन और जमा 4 अमोनिया बन जाती है। ये जो है स्टीम ड्रम के अंदर जो हमारी सेचुरेटेड स्टीम निकलती है उसका टेम्परेचर या इससे ज़्यादा होता है, तो उसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोजन बट जाती है, तो ये नाइट्रोजन और ये 4 अमोनिया हासिल होती है। यानी हमें अमोनिया जो है 4 अमोनिया pH बढ़ाती है। तो इसमें आप देख लें, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जमने वाला मटेरियल है, ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इस वजह से ये कोई जमने वाली चीज़ नहीं है। तो ये वो हम अब जहाँ तक तल्ला का डोज ये बड़े तरीके से रखी जाती है कि आपकी ये ज़्यादा अमोनिया ना बने, pH आपकी ना बढ़े, pH को चेक करते रहते हैं। स्टीम में pH आई तो ये ना हो, तो ये फिर उसके बाद इसी ने यानी बाद में वो कंडेंसेट बनना होता स्टीम ने, तो कंडेंसेट में ये शामिल रहती है। तो इसका मतलब ये है कि लाइनों में भी करोजन नहीं होती, यानी वो पानी में और ऑक्सीजन अगर आ जाए तो वो नहीं होती, यानी हाइड्रोजन की वजह से वो नहीं होती। मालूम है हाइड्रोजन डीएरेटर में ऑक्सीजन को खा जाती है, यानी ये पूरे रिएक्शन में ये हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन खा गई। जबकि आगे स्टीम ड्रम और ट्यूबों में पहले से तैयार शुदा ये Fe2O3 अगर पहले से बन गया है किसी के साथ, तो रिएक्शन के मैग्नेटाइट बनाती है, ये वाला मैग्नेटाइट बना देती है इसके साथ रिएक्ट करके, यानी ये रिएक्ट करके मैग्नेटाइट बना देती है। मैग्नेटाइट का तैयार शुदा हजूम रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले आयरन से ज़्यादा होता है, इसलिए सख्ती से जम जाता है और हिफाजती पेंट का काम करता है, इसको पैसिवेशन भी कहते हैं। लिहाजा मज़ीद करोजन रुक जाती है। कुछ ज़ायद हाइड्रोजन स्टीम की हीट की वजह से अमोनिया बनाती है जो बनने वाले कंडेंसेट और सिस्टम की pH को बढ़ाए रखती है। इस तरीके से लाइनें महफूज रहती हैं। ये जो है ना, हमने हाइड्रोजन का वो रिएक्शन का तरीक़ेकार मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपको समझा दिया, आप अपने तरीके से ये कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये सुर्खियाँ बनाई हैं, आप भी इसी तरीके से वो मार्कर से लिखें। N2H4 की दस्तियाबी आमतौर 30% होती है, यानी जो मिलती है 30% हाइड्रोजन होती है, बाकी पानी होता है। एक वेसल में 5 to 6% का सोल्यूशन तैयार किया जाता है, यानी वो इसको 30% की बजाय 5 to 6% कर लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 6% करना है, आप 8% भी कर सकते हैं साथ, वो उसका फिर आगे तलक ये है कि आपको डोजिंग कम या ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो असल तो एक्चुअल हाइड्रोजन आपने फीड करनी है, और उसे डोजिंग यानी डोजिंग जो की जाती है डायफ्राम पंप से की जाती है, प्लंजर पंप से की जाती है। तो ज़रिए के डीएरेटर के निचले हिस्से में एक अंदरूनी तौर पर परफोरेटेड लाइन के ज़रिए फीड करते हैं। लाइन का प्रेशर डीएरेटर से कुछ ज़्यादा रखा जाता है, यानी डीएरेटर के एक्चुअल प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा रखता है, अदरवाइज तो फीड ही नहीं होगी, और निचले हिस्से में फीड करते हैं। परफोरेटर मीन्स सुराखदार लाइन होती है, लाइन होती है लंबी, उसके अंदर जगह जगह सुराख होते हैं ताकि पानी में मिक्स हो जाए, और नॉन रिटर्न वाल पहले डिस्चार्ज से पहले लगाने ताकि वो पानी उसकी लाइन में किसी वजह से बंद हो जाए, पंप तो ना आए। 100 बार के बॉयलर के लिए पानी के सैंपल से लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं। वक्तन वक्तन लेबॉर्ट्री से तैयार शुदा पानी में हल शुदा ऑक्सीजन, यानी ये स्टैंडर्ड है 2 ppb से कम होनी चाहिए। 2 ppb पार्ट पर बिलियन, यानी बिलियन मिलियन का वो आगे हज़ार गुना होता है, बिलियन का 1000 गुना बिलियन होता है, तो इतनी इससे कम होनी चाहिए, 2 ppb से कम होनी चाहिए। अब वो जो है ना, इसमें एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन बेसिकली जहरीली मटेरियल है, हाइड्रोजन जहरीला मटेरियल है। इसको इस्तेमाल करते वक्त यानी सोल्यूशन बनाते वक्त इसको हाथों से टच नहीं होना चाहिए, और थोड़ा बहुत टच हो जाए तो हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं और बार बार धोकर, तो वो उस पर को हल्का सा सरसों का तेल वगैरह लगा ले तो ये अच्छे। दूसरी बात ये है कि ये जिस्म पर अगर पड़ जाए तो छाले डाल देती है, आंवले डाल देती है,
तीसरी बात ये है कि अगर ये आँखों में पड़ जाए अंधा कर देती है, नाबीना कर देती है। ये 3 एहतियातें आपने करनी है कि यानी आपको हाथों पर भी इस पर असर नहीं होना चाहिए, जिस्म की खाल पर भी नहीं होना चाहिए, और आँखों के लिए आपको लाजमन गागल इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि छींटे उड़कर वो आँखों में ना पड़े। तो इसके जो वेपर्स होते हैं वो भी ख़तरनाक होते हैं, वो यही असर दिखाते हैं। इस वजह से ये एहतियात आपको ज़रूरी है। तो ये फीड करते वक्त ये एहतियात करें, क्योंकि वो आप जब ये फीड करेंगे तो आप ड्रमी उसके वेसल के पास लेकर जाएंगे उसकी, और फिर डालेंगे, और बड़े एहतियात से डालनी है, बड़े एहतियात से खोलनी है। अब दूसरा ये है फास्फेट केमिकल की फीड। बॉयलरों में दर्जे झैल फास्फेट केमिकल स्टीम ड्रम में डाले जाते हैं। ये एक वो है सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। ये बजाते खुद ये पानी के अंदर एसिडिक माहौल बनाता है, और ये NaHPO4 ये डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है इसका नाम। ये वीक अल्कलाइन, हल्का अल्कलाइन माहौल बनाता है। सोडियम फास्फेट, ट्राइसोडियम फास्फेट ये अल्कलाइन माहौल बनाता है। वो सोडियम ऑर्थोमेट फास्फेट ये भी अल्कलाइन माहौल बनाता है। ये ज़्यादातर ये वाला ट्राइसोडियम फास्फेट यूज़ करते हैं। ये एसिडिक वाला वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पानी पहले से अल्कलाइन आ रहा हो और आपको pH कम करनी हो। पानी यानी पहले से अल्कलाइन आ रहा है फीड पीछे से, तो उसको pH कम कर। अगर वो अल्कलाइन नहीं आ रहा तो आप उसको अल्कलाइन कर लेते हैं और ये एसिडिक से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ये वीक अल्कलाइन है, ये उसका आप अपनी मर्ज़ी की pH ये वो बना सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ होती है, आपने ये देखना होता है कि ये इनकी कीमतें क्या है, दस्तियाबी कितनी है, कीमतें क्या है। बाकी ये वो हाइड्रोजन की तरह इतने ख़तरनाक नहीं है। ये इससे हाथ को लग जाए, हाथ आप धो सकते हैं। ये साबुन का काम ही काफ़ी करता है, वो आपके मैल कचैल हाथों के उतार देता है। तो इसके अलावा ये इतना नुकसानदेह नहीं है। अब हम आते हैं ये बॉयलर में दर्ज झैल फास्फेट केमिकल स्टीम ड्रम का मकसद बॉयलर के TDS को कंट्रोल करना है। ये जो बॉयलर के फ्लो TDS होते यानी वो क्या कहते हैं, डिज़ॉल्व्ड साल्ट, टोटल डिज़ॉल्व्ड साल्ट, हलशुदा साल्ट को कंट्रोल करता है। यानी आपका टोटल डिज़ॉल्व साल्ट को उसके साथ ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद ऊपर जो CBD है, CBD की वेसल है, जैसे CBD और वेसल नहीं, वो क्या कहते हैं, स्टीम ड्रम। स्टीम ड्रम में जहाँ लेवल बनता है, लेवल के साथ ये TDS के साथ मिलकर एक फोम सी बना देता है, यानी साबुन टाइप की जाग सी बना देता है। और जब हम वो वहाँ CBD वो निकालते हैं तो वो जो है ना फिर साथ खारिज हो जाता है। ये आमतौर पर अगर बॉयलर का लेवल आप 55% रखें तो 45% लेवल पर से 55 के दरमियान में ये तैयार हो जाता है। यह आम वो जनरली इतना नहीं नज़र आता, अगर किसी तरीके से आप देखने की कोशिश करें नहीं नज़र आता कि ये वो। तो सॉफ्ट मटेरियल तैयार स्टीम ड्रम के लेवल पर तैरता है, यानी उस लेवल पर तैर रहा होता है, और वहीं से तकरीबन 48-49% CBD की ड्रेन होता है ड्रम से, स्टीम ड्रम से, और वो ड्रेन वो CBD वेसल में जाता है। उसे मुसलसल CBD कंटिन्यूस फ्लो डाउन से ज़रिए खारिज किया जाता है। CBD की रेटिंग लेबॉर्ट्री रिजल्ट पर है। अब CBD में कितनी खोलनी है, वक्तन फ़क्तन लेबॉर्ट्री से रिजल्ट लेते रहते हैं। अगर 2 से लेकर 4% तक जायद फास्फेट ज़ाहिर करता है, यानी 2 से लेकर 4% तक जायद फास्फेट CBD के लिक्विड में होना चाहिए कि रिएक्शन ये इससे ज़ाहिर होता है कि रिएक्शन दुरुस्त होने जा रहा है। 100 बार के बॉयलर में 9.2 to 9.5 pH तक होनी चाहिए। ट्राइसोडियम फास्फेट थोड़ा बहुत pH भी बढ़ाता है, तो ये pH ये इतने बार के प्रेशर में इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा pH वो जो है ना कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट पैदा करती है, इस वजह से pH इतनी हो जाए, वरना रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ये है कि ये pH अगर इतनी नहीं है तो ये सोडियम फास्फेट उसको तैयार नहीं कर सकेगा। ज़्यादा pH कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, अगर बॉयलर काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन आ रहा है तो फिर वो डाल दे, जैसे मैंने पहले बताया। इसका तल्लुक फास्फेट केमिकल दस्तियाबी कीमत से भी होता है। ज़्यादातर ट्राइसोडियम फास्फेट डाला जाता है।
अभी हम बताते हैं कि ट्राइसोडियम फास्फेट के कैसे काम करता है। ये देखें, जो स्केल होती है, स्केल में एक कंपाउंड होता है, यानी ये जो कैल्शियम सल्फेट, मिसाल के तौर पर ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन हमने रिएक्शन के लिए कैल्शियम सल्फेट को चुना है। इसको ट्राइसोडियम फास्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन हो रहा है, यानी ये प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और जबकि वापस ये बन रहा है, यानी ये तैयार होते जा रहे हैं, वापस आता जा रहा है। अब इसमें अगर आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल ऐसे करना है कि अगर आप ये थोड़ा सा जायद डालेंगे, मामूली सा ज़्यादा डालेंगे, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा और इसको आप निकालते रहें साथ साथ, ये दोनों प्रोडक्ट साथ साथ निकालते रहेंगे तो ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इस तरह दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम सिलिकेट 2Na3PO4, तो ये कैल्शियम फास्फेट 2Na2SiO2, ये रिएक्शन से बनता है, यानी सिलिकेट के साथ बना। तो अब आगे ये है कि ये ज़रा बारीक है, ये मुश्किल सी चीज़ है, वो जिन लोगों ने साइंस केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी हुई तो वो इसको इतना समझ नहीं सकेंगे। बहरहाल वो कोशिश करें कि समझने की किसी के साथी हेल्पर किसी मदद करें। ये फास्फेट का ये आयन है और ये सल्फेट का आयन है, यानी फास्फेट का ये ले लिया, इसकी 2 है तो ये 2 ले लिया मैं। अच्छा, तो सल्फेट का ये ले लिया, ये SO4 3 है तो ये 2 है तो ये 2 ले लिया, और ये 3 ये सल्फेट का 3 ले लिया, तो ये हमने लिया। इसी तरह से फास्फेट और सिलिकेट का ले लिया, इसके फास्फेट और सिलिकेट का ले लिया ये। तो इसमें 2 जो है ना, इसका अगर 3 है तो इधर 2 लिखना है, इधर 2 है तो ये 3 लिखना है, यानी उल्ट लिखना है, ज़्यादा कर लें। अगर ये रेशो को ज़्यादा कर लें तो बनस्बत सॉल्युबिलिटी रेशो कैल्शियम फास्फेट 2/3 कैल्शियम सल्फेट, ये दूसरा ये आएगा कि इसकी कैल्शियम फास्फेट बटा कैल्शियम सिलिकेट, यानी 2 और 1 के बस ट्राइसोडियम फास्फेट कुछ ज़्यादा डालें, सादा बात कुछ ज़्यादा डालें। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सिलिकेट तो वापस नहीं आएंगे, यानी वापस नहीं आएंगे, इस तरह स्केल नहीं रहेगी। जब वापस नहीं आएंगे तो स्केल निकलती जाएगी। अमली तौर पर बॉयलर पानी में मैग्नीशियम के नमकियात भी होते हैं। अच्छा, बॉयलर के पानी में मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, जो मैग्नीशियम फास्फेट बनाते हैं, फास्फेट के साथ मैग्नीशियम फास्फेट बनाते हैं, इस मैग्नीशियम कंपाउंड। ये सहज चिपकने वाला मरकब होता है, इसको बाइंडर कंपाउंड कहते हैं। बाइंडर मीन्स बंध गया, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं उसके लिए ये है कि सिलिका अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी ये सिलिका अगर मामूली सी ज़्यादा आ रही हो, तो CPD का प्रोडक्ट जायद फास्फेट के अलावा दर्जे ज़ैल मरकबात पर इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये मुख्तसर ये है कि ये एक्चुअल यहाँ ये जो है ना, आपको ये कंपाउंड बताया जा रहा है, जो आपका CPD निकलता है उसमें एक्चुअल जो कंपाउंड ये होता है, यानी इसमें मैग्नीशियम के साल्ट भी आ गए, कैल्शियम के भी आ गए और दीगर भी आ गए, सिलिका के भी आ गए, ठीक है। यानी मैग्नीशियम 2MgSiO2, MgOH2, H2O और 3Ca3PO4/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड वो निकलता है जो CPD में से निकलता है। इसके साथ ही 2 to 4 ppm एक्सेस सोडियम वो ट्राइसोडियम फास्फेट ये भी साथ में जाना चाहिए, ये भी होता है। तो ये एक्चुअल हमारा CPD होता है। CPD में दूसरी बात यह है कि CPD उस टेम्परेचर पर होता है जिस टेम्परेचर पर स्टीम ड्रम का पानी है। मसलन 100 बार के बॉयलर के प्रेशर पर तकरीबन वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके करीब ये पानी होता है, यानी वो जो स्टीम होती है सैचुरेटेड स्टीम, उसका इतना टेम्परेचर होता है 320-25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो पानी का भी उतना ही होगा। तो वो पानी जो है इतना इस वजह से होगा कि उसमें हल्की स्टीम होगी। जब वो CPD वेसल में जाता है, वहाँ प्रेशर कम किया जाता है, तो वो अल्टीमेटली स्टीम खारिज होती है। उस स्टीम को या तो आप वेंट कर दें, लेकिन वेंट करना तो कोई फ़ायदामंद नहीं है। उसको स्टीम को, लो प्रेशर स्टीम को एक डीरेटर में भेज देते हैं।
अब डीएरेटर में अगर आप भेजेंगे तो कभी सीबीडी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो आपको एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसमें डीएरेटर के में स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो यानी अगर स्टीम कम जा रही है सीबीडी से तो वो दूसरा सिस्टम स्टीम बनाकर प्रेशर को पूरा करे। तो वो सिस्टम तो लगाना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या वो अलग सिस्टम है, उसका इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहे हैं। अब अगले तकाजे हैं। तकाजे ये ट्राइसोडियम फास्फेट केमिकल ही ज़्यादातर बॉयलर में इस्तेमाल किए। मैंने ये क्या ज़्यादा हुए, सफ़ेद रंग का मटेरियल पाउडर होता है, 50 किलोग्राम के थैलों में दस्तियाब होता है। 50 किलोग्राम के थैले होते हैं। थैले कागज़ कपड़े के नहीं होते, वो थैले आमतौर पर प्लास्टिक के होते हैं, दस्तियाब होते हैं। एक वेसल में इसका 5% तकरीबन बना लेते हैं डीरेटर से, आसान होता पानी में सोल्यूशन तैयार है। ये 5% सोल्यूशन जो है ये लाजमी नहीं, आप थोड़ा बहुत कमी बेच भी कर सकते हैं, फिर आपको फीड की ज़्यादा कमी बेच कर। टैंक पर एक स्टीयर लगा होता है, यानी वो उसको वो हल करने वाला वो चला देते हैं तो मिक्सिंग करता है। एक वो बाद में एक प्लंजर पंप के ज़रिए, अच्छा वो उसके बाद एक स्टेनर लगा होता है, स्टेनर उसका कचरा वचरा रोक लेता है जो पंप को जाता है, जिसका प्रेशर ड्रम से 10% ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा प्लंजर पंप का जो प्रेशर है स्टीम ड्रम के प्रेशर से 10% ज़्यादा, वरना तो फीड ही नहीं होगा। और उससे पहले चेक वाल्व भी होना चाहिए ताकि वो किसी सूरत में बॉयलर अगर बंद हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो वापस ना हो, बैक ना हो। उसे इकोनोमाइज़र से, अगर आपके इकोनोमाइज़र लगा हुआ है तो स्टीम ड्रम में डायरेक्ट फीड नहीं कर सकते, आप इकोनोमाइज़र से पहले इंजेक्ट कर लेते हैं। इकोनोमाइज़र के से पहले इंजेक्ट किया जाता है। बॉयलर फीड वाटर लाइन पर फीडिंग पॉइंट से कबल एक चेक वाल लगा होना, जबकि पंप के डिस्चार्ज वाल पर भी चेक वाल होना चाहिए। वो जो ये अच्छा ये डिस्चार्ज वाल पर भी चेक वाल होना चाहिए, चेक वाल। और वो जो स्टीम की वो पानी की लाइन है उस पर जहाँ फीड कर रहे हैं उससे पहले चेक वाल होना चाहिए। ये दो जो चेक वाल ज़रूरी है। ये एक इसमें इस्तिलाह है, वो उसका जिक्र तो नहीं किया गया लेकिन ये मैं समझा दूँगा। ट्राइसोडियम फास्फेट 117 डिग्री सी या ज़्यादा पर हल पजीरी में कमी ज़ाहिर करता है। अगर आपका टेम्परेचर 117 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाए तो ये हल होना कम हो जाता है, यानी इसकी वो सॉल्युबिलिटी में कमी आ जाती है। होता यह है कि कभी कभी ड्रम के या किसी ट्यूब के किसी हिस्से में टेम्परेचर बढ़ने से कहीं चिपक जाता है। अगर ट्यूब के किसी हिस्से में टेम्परेचर बढ़ गया है और जो हल हुआ है वो फिर वो पानी छोड़ देता है और ऊपर किसी जगह ट्यूब में या स्टीम ड्रम के किसी हिस्सों में ये चिपक जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, ये लोड में डिफरेंस वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपके स्टीम के लोड में डिफरेंस आता रहेगा, टेम्परेचर भी कम बेश होता रहेगा और ये हाइड आउट बनता रहेगा, ये फिर इंसुलेशन का काम करता है। और फिर इंसुलेशन जब होगी तो स्केलिंग वगैरह के मिसाइल खड़े कर ये खुद एक स्केल बन जाता है। ऑपरेटर्स आप डोजिंग की फीड बढ़ा देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये फास्फेट किधर गया, वो जो रिज़ल्ट आता है उसमें फास्फेट कम आता है, वो फीड बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कभी बॉयलर शट डाउन करें, जब शट डाउन करते हैं तो शट डाउन करने के टेम्परेचर जो है वो घट जाता है और वो ज़्यादा हल हो जाता है, तो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फास्फेट ज़ाहिर होता है। तो ये एहतियात करनी पड़ती है, इसको कहते हैं हाइड आउट। तो ये इसके तकाजे थे। वो अब लेक्चर ख़त्म हुआ, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमें भी खुश रखे और हमारे लिए दुआ करते रहें। इसके अलावा साथ ये है कि ये देखिए, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं इसको पेपर के हद तक ना रखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर की हद तक ना रखें। ये आपकी नौकरी का दारोमदार है। आपको इतना जितना नॉलेज ज़्यादा होगा आपकी प्लांट पर वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों, ये मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप बॉयलर का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जो सवालात किए जाते हैं बॉयलर से मतलब किसी और जगह पर, फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियर खास तौर पर जो पासशुदा होते हैं, तो उनसे सवालात किए तो दो किस्म के सवालात ज़्यादा करते हैं। जो आम जो बॉयलर से मतलब सवालात करते हैं वो तकरीबन 20% होते हैं, तो बाकी जो है ना वो 30% या वो 25% आपके सवालात बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट के मतलब होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर वो ज़्यादा पूछते हैं ये केमिकल डोजिंग, इंटरनल डोजिंग, इसमें हाइड्राजीन और फास्फेट के मसाइल हैं, ये ज़्यादा पूछते हैं।
यानी 20% वो हो गए, 30% ये हो गया, बाकी रह गया 50%। 50% आपको वो पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के मतलब, DCS के मतलब, या वो दीगर कंट्रोलरों के मतलब, उसके ऑपरेशन के मतलब वो पूछते हैं। तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।